कामयाबी से पहले ताकत भी कमजोरी दिखती है। कामयाबी से पहले ताकत भी कमजोरी दिखती है। बाद कामयाबी के वही कमजोरी सबकी बिकती है। बाद कामयाबी के वही कमजोरी सबकी बिकती है। कैसी है ये दुनिया पहले सिखाती है फिर सीखती है। कैसी है ये दुनिया पहले सिखाती है फिर सीखती है। बाद कामयाबी के वही कमजोरी सबकी बिकती है। बाद कामयाबी के वही कमजोरी सबकी बिकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपनी YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। और गुप्त साम्राज्य से जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं दोस्तों, आपको मैं उसी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगा। और दोस्तों, पढ़ने का एक अजीब सा तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही अजूबा तरीका होगा। अगर उस तरह से आप पढ़ते हैं तो आप जानकारियों को अधिक दिन तक याद रख सकते हैं। अगर आप बाय द वे कभी भूल भी जाते हैं तो समझिए कि आप बहुत जल्दी आप उसका स्मरण कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस तरीकों को भी मैं बताऊंगा और उसी तरीके से मैं इन सारे गुप्त साम्राज्य के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो किसी भी तरह आपको प्रभावित करे या किसी भी तरह आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुषाण वंशों को पढ़ा था, और कुषाणों के बाद जिस वंश का अस्तित्व आता है हमारे देश में, वो आता है गुप्त साम्राज्य का। और गुप्त वंशों में अगर हम बात करें दोस्तों गुप्तों की, तो गुप्तों के बारे में हमारे इतिहासकारों ने बहुत मतभेद भी प्रकट किए हुए हैं। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों हम कि इनकी जो शुरुआत होती है गुप्तों की, तो गुप्तों की शुरुआत वैसे तो 4वीं शताब्दी के शुरू में ही हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि 3वीं शताब्दी के अंत में इसका शुरुआत होता है, गुप्तों का अस्तित्व में आना होता है। और दूसरी बात की अगर हम मतभेद की बात करें इतिहासकारों की गुप्तों के बारे में, तो दोस्तों इनके बारे में इतिहासकारों ने मतभेद प्रकट किया है। वो मतभेद इस बात को लेकर है कि आखिर ये जो गुप्त थे किस वर्ग से बिलोंग्स करते थे, किस वर्ग के थे, आखिर इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे था। इन तमाम चीजों पर हमारे इतिहासकारों ने मतभेद प्रकट किए हैं। किसी का मत मिलता नहीं है, सब कोई अलग अलग कहता है। जैसे उसी में दोस्तों अगर हम बात करें तो रोमिला थापर जी का कहना है कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे। रोमिला थापर जी का कहना है कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे। और रमेश चंद्र मजूमदार जी का कहना है कि जो गुप्त थे वो वैश्य नहीं, वो क्षत्रिय थे। रमेश चंद्र मजूमदार जी का कहना है कि जो गुप्त थे वो क्षत्रिय थे। लेकिन वहीं अगर हम श्री राम गोयल जी की बात करें तो श्री राम गोयल जी कहते हैं कि नहीं, ये क्षत्रिय नहीं थे, नहीं वैश्य थे, ये ब्राह्मण थे। कौन थे? ये ब्राह्मण थे। अब बताइए दोस्तों, इतिहासकारों का ये मतभेद जब इस तरह से हो तो हम क्या कहेंगे कि गुप्त वंश के जो लोग थे वो कौन से कुल के थे, कौन से वर्ग से
आते थे, कौन से वर्ग से बिलोंग्स करते थे, क्या कहेंगे जब हमारे इतिहासकारों का मतभेद हो। तो इसी मतभेद को देखते हुए सभी की बातों को एक साथ रखते हुए ये निर्णय निकाला गया कि जो गुप्त थे दोस्तों, ये कहीं न कहीं शुरू के दौर में वैश्य थे। शुरू के दौर में ये वैश्य थे, बाद में जाकर ये क्षत्रिय हो गए, बाद में ये क्षत्रिय कहे जाने लगे। तो ऐसी बातें तो है। और दूसरी बात ये है कि आखिर इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे था, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे था। तो दोस्तों मूल निवास स्थान के बारे में भी मतभेद है। कोई कहता है कि पंजाब में था, कोई कहता है मुर्शिदाबाद में था जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोई कहता है कि नहीं प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में था। और उसी में से अगर हम बात करें दोस्तों, तो काशी प्रसाद जायसवाल जी का कहना है कि इनका जो निवास स्थान था, गुप्तों का निवास स्थान जो था वो पंजाब में था। किसकी? काशी प्रसाद जायसवाल की बात करें तो ये कहते हैं कि इनका जो निवास स्थान था वो पंजाब में था। लेकिन अगर हम धीरेन्द्र चंद्र गांगुली की बात करें तो वो कहते हैं नहीं, पंजाब में नहीं था, मुर्शिदाबाद में था जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब वहीं श्री राम गोयल जी कहते हैं कि न तो ये पंजाब में था, न तो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में था, इनका मूल निवास स्थान प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में था। अब बताइए, यहाँ पर भी इनके निवास स्थानों के बारे में भी मतभेद मिल गया। तो हम क्या कहेंगे कि आखिर मूल रूप से इनका कारण क्या देंगे कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे था। तो दोस्तों इनके मूल निवास स्थान कुल मिलाकर सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनका मूल निवास स्थान जो था वो प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में ही था। और इस तरह से अगर प्रश्न भी बने कि गुप्तों का मूल निवास स्थान कहाँ पे था और गुप्त किस वर्ग से बिलोंग्स करते थे, तो आपको यही देना है जवाब कि किस वर्ग से अगर बिलोंग्स करते थे तो ये पहले जो ये वैश्य वर्ग से थे, लेकिन बाद में ये जाकर क्षत्रिय कहे जाने लगे। तो इसका आंसर आपको ये देना है। अगर बात आए कि किस स्थान से ये बिलोंग्स करते थे, मतलब इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे था, तो आपको देना है इनका मूल निवास स्थान प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में था। अब समझ में आ गया होगा आपको कि इनका अस्तित्व किस तरह से आया भारत में। और दोस्तों मतभेद क्या क्या थे इनके बारे में आप लोगों ने जाना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम चीजों को आप ध्यान में रखे हुए होंगे। और आप अगर नहीं याद होता है तो दोस्तों वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए या फिर कॉपी कलम पर लिख लीजिए, तभी आपको याद होगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी तो दोस्तों तरीका मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पढ़ें कि आपको अधिक चीजें याद रहें, अधिक दिनों तक अधिक चीजें याद रहें, स्मरण रहें। अगर आप कभी बाई चांस भूल भी जाते हैं तो उसको कम समय में कैसे याद किया जाए, इसी के माध्यम से हम इसको गुप्त साम्राज्य को जानेंगे और समझेंगे। चलिए अब दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब प्रवेश करते हैं दोस्तों कि गुप्त वंश में तो हम जान गए कि चौथी शताब्दी के शुरू में इनका अस्तित्व आया, या यूं कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी के अंततः गुप्तों का अस्तित्व में आना हुआ। दूसरी बात कि इनका जो मतभेद आता है, इतिहासकारों का मतभेद जो है, कहते हैं कि कोई इनके वर्गों के बारे में मतभेद कहता है, कोई कहता है इनके निवास स्थान के बारे में कि इनका निवास स्थान अलग अलग स्थानों पर था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना मत दिया है। तो इन तमाम चीजों के बारे में जाने। अब हम जानेंगे कि आखिर गुप्त वंश में आने के पश्चात शुरुआत किससे होती है और कौन कौन से शासक गुप्त साम्राज्य में आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हाँ एक बात और है दोस्तों, जो ये गुप्त थे ना, ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। गुप्त कौन थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। और दोस्तों कुषाणों के सामंत में सबसे पहले गुप्त वंश का जो नाम आता है, गुप्त शासक का जो नाम आता है, वो श्रीगुप्त का नाम आता है। वैसे दोस्तों अगर श्रीगुप्त की बात करें, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि शासकों का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम शासकों की बात करें तो श्रीगुप्त का नाम आता है। अब दोस्तों श्रीगुप्त के बारे में भी बहुत मतभेद है,
लेकिन हम मतभेद को अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इनके नामों को लेकर कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में नाम पूछा जाए तो श्री गुप्त का नाम आपको याद रखना है कि श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं, और इनके शासनकाल के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इनके नाम के बारे में, वैसे नाम के बारे में थोड़ा सी जानकारी है दोस्तों कि नाम के बारे में बताया जाता है कि संबोधन के शब्द को लेकर श्री पहले से लगाया गया है। इनका नाम मूल रूप से गुप्त ही था, नाम इनका मूल रूप से गुप्त था, लेकिन पहले इनको श्री लगाया। अगर श्री गुप्त इनका नाम होता तो संबोधन के शब्दों में अगर नाम लगाते तो श्री गुप्त लिखा जाता, लेकिन खैर इससे कोई बात नहीं दोस्तों, इससे हमें ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं दे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। इस तरह के प्रश्न कभी कंपटीशन में नहीं बनते हैं। जब भी बनेंगे तो ये कहा जा सकता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो ये श्री गुप्त का नाम आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरे शासक की बात करें तो दोस्तों श्री गुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच था, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, उसके बाद समुद्रगुप्त आया, उसके बाद रामगुप्त आया, उसके बाद चंद्रगुप्त। इसी तरह से दोस्तों इन सभी शासकों का क्रम आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम तो 4 शासकों के बारे में बात करेंगे। वो शासक कौन कौन से होंगे दोस्तों? वो शासक होंगे श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त। ये 4 शासकों के बारे में हम आज के इस वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे। फिर आगे जिस तरह से होगा हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्रीगुप्त के बारे में। तो दोस्तों श्रीगुप्त के बारे में इतना बार आपको इम्पोर्टेंट चीजें याद रखनी है कि श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, और इसका जो शासनकाल आता है दोस्तों, इसका शासनकाल 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है श्रीगुप्त का, ठीक है। और इसने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी, और ये भी बताया जाता है कि मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीगुप्त मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर के निर्माण में जो लागत हुई थी उसके बदले में इसने 24 गांव को दान में दिया था। 24 गांव को दान में दिया था। दोस्तों अब आपको धीरे धीरे पकड़ में आ रहा होगा कि ये कौन सी टेक्निक है जिससे आप अधिक चीजों को याद रखें। अभी मैंने दोस्तों बताया कि ये मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर के खर्च के लागत के रूप में इसने 24 गांवों को दान में दे दिया था। आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों मृग शिखावन का यहाँ लिखने का अर्थ क्या हुआ मेरा, और 24 गांव लिखने का मेरा अर्थ क्या हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मुझे अब बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, शायद आपको ऐसा अनुभव होता होगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने वो शब्द लिखे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में ये मिल जाए, किसी भी प्रश्न में, हर प्रश्न को एक सेंटेंस के रूप में दोस्तों बनाया जाता है, और उस सेंटेंस में अगर कहीं भी मृग शिखावन मिल जाता है तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मृग शिखावन से मैंने क्या वर्णन किया था, और मृग शिखावन से लेकर कौन से ऐसी बात है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कहीं पढ़ा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर आपको एक शब्द भी मिल जाए कि मृग शिखावन का मतलब क्या होता है, तो आपको यही विश्लेषण करना है कि श्रीगुप्त ने मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर के निर्माण में जो खर्च आए थे उसके बदले में उसने 24 गांव को दान में दिया था। उसके बदले में इसने 24 गांव को दान में दिया था। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से हम वर्णन करेंगे, और इसी तरह से इसी ढंग से हम पढ़ेंगे आगे भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं ना, उसके बाद आप स्वयं से इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा कि आपने कितने शब्दों का वर्णन करने में समर्थता अपनाई, कितने शब्द को आप स्वयं से अब बिना वीडियो देखे
वर्णन कर सकते हैं। तो आप एक बार जरूर इसे आजमा कर देखें कि क्या आप वर्णन करने में सक्षम हुए या नहीं। क्या इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हुई कि नहीं कि क्या मैं इन शब्दों से अब वर्णन कर सकता हूं कि नहीं। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखा था दोस्तों महाराज, तो महाराज से आप तो समझ ही गए होंगे कि इसने, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सभी शब्दों पर वर्णन करेंगे और सभी शब्दों से इंपॉर्टेंट जानकारियां जितनी भी है उसको लेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीगुप्त के बारे में। ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। इसकी जो शासनकाल होती है 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी और मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके मंदिर के खर्च में जितने भी रकम लगे उसके बदले में इन्होंने 24 गांव को दान में दिया था। तो ये 3-4 चीजें हैं जो श्रीगुप्त से संबंधित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच का नाम आता है, जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। और घटोत्कच भी ये महाराज की उपाधि धारण किया रहता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो घटोत्कच हुआ और इसका जो शासनकाल आता है वो 280 से 320 तक इसका शासनकाल होता है। तो घटोत्कच से दोस्तों उतनी सारी जानकारियां नहीं मिली है इतिहास में, ताकि इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सके। तो दोस्तों आप घटोत्कच से दूर आपको याद रखना है कि घटोत्कच कौन था, घटोत्कच कौन था। तो घटोत्कच दोस्तों ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था और इसका जो शासनकाल था वो 280 से 320 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, घटोत्कच के बाद दोस्तों शासनकाल आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल आता है और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में चंद्रगुप्त कौन कौन से चीज करता है, क्या क्या करता है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या आता है और इसे जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें दोस्तों तो गुप्त वंशों में जो सबसे प्रभावशाली शासक हुआ प्रथम वो था चंद्रगुप्त प्रथम ही। वैसे श्रीगुप्त तो था वो सामंत हुआ करता था कुषाणों का, तो ये उतना प्रभावी नहीं हुआ। घटोत्कच भी उतना प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रभावी हुआ, बहुत प्रभावी हुआ शासक, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम यूं कह लीजिए कि गुप्त वंश का जो प्रथम महान शासक था। तो आप इससे याद रख सकते हैं प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त ही हुआ गुप्त वंशों में। और इसका जो शासनकाल आता है 320 से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल आता है। और दोस्तों इसने अपने शासन काल में अपने राज्यारोहण में 320 से 335 ईस्वी तक अपने राज्यारोहण में एक संवत की शुरुआत की थी। एक संवत की शुरुआत की थी जिसका नाम आता है गुप्त संवत, जिसका नाम आता है गुप्त संवत। और दोस्तों बताया जाता है कि इसने एक लिच्छवी के, जो वैशाली में पड़ता है, वैशाली के लिच्छवी के राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी, जिसका नाम था कुमार देवी, इससे इसने शादी की थी। और इसने अपने सिक्कों पर किस तरह के चित्र अंकित करवाए थे। तो इसने अपने सिक्कों पर दोस्तों अपना चित्र, एक तो चंद्रगुप्त का चित्र मतलब स्वयं का चित्र, और साथ में अपनी राजकुमारी या यूं कह लीजिए अपनी पत्नी कुमार देवी का चित्र अंकित करवाया था अपने पृष्ठ पर और पृष्ठ भाग पर, और मुख्य भाग पर अपना और अपनी पत्नी का चित्र अंकित करवाया था। और वहीं पृष्ठ भाग पर देखें तो वहां पे एक बाघ पर सवार माँ दुर्गा का फोटो या चित्र अंकित करवाया था। तो इसने अपने प्रचलन में इस तरह के सिक्के चलवाए। इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन इसके ऊपर श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों केवल और केवल महाराजा की उपाधि धारण किया था, लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी।
ठीक है दोस्तों। और गुप्त संवत की शुरुआत तो मैंने बता दिया कि 319 या 20 जब इसके राज्यारोहण हुआ ना दोस्तों, तो उसी वक्त इसने एक संवत चलाई जिसका नाम था गुप्त संवत। और इसने कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पे 319 ईस्वी मिलता है या 320 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ, तो उसी वक्त इसने ये संवत को चलाई थी और इसी समय में इसका राज्यारोहण हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप चंद्रगुप्त प्रथम से इतनी सारी जानकारियां याद रख सकते हैं। कैसे? प्रथम महान सम्राट हुआ, दूसरा कि 320 से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। इसने अपने सिक्के पर खुद के फोटो और अपनी पत्नी कुमार देवी का फोटो अपने मुख्य पृष्ठ पर और पृष्ठभाग पर बाघ पर सवार दुर्गा का फोटो लगवाया था। तो इस तरह के सिक्के इनके प्रचलन में थे। और इसने कुमार देवी के साथ शादी की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत की शुरुआत इसी के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हुई थी 319 या 320 ईस्वी में। तो चंद्रगुप्त प्रथम से ये बातें सारी आपको याद रखनी होगी। और उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद दोस्तों जो शासक के रूप में आता है वो समुद्रगुप्त आता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में भी कई सारी जानकारियां हैं जिसे हम इन्हीं शब्दों के माध्यम से वर्णन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको भी। तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि इसका जो शासनकाल सबसे पहले आता है, इसका शासनकाल दोस्तों 335 से 380 ईस्वी तक इसका शासनकाल आता है। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासनकाल आता है। इसका जो राज दरबारी कवि था वो हरिसेन था। कौन था? समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि जो था वो हरिसेन था। और इसकी एक रचना है इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति इसकी रचना है जिसमें समुद्रगुप्त के विजय, साम्राज्य विस्तार और राज्यारोहण के बारे में विस्तार से वर्णन है। किसमें? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में। और इसकी रचना हरिसेन ने की थी। तो वहां पे आप हरिसेन से ये याद रखिए कि हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था और उसने एक रचना की थी जिसका नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। और उसमें इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में किसकी वर्णन मिलता है? उसमें विस्तृत रूप से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार और उसमें विजय को लेकर इनके जानकारी मिलता है। तो आप इससे हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति लेख से ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है। और दोस्तों उसके बाद इसने उत्तरी भारत के 9 शासक और दक्षिणी भारत के 12 शासकों को भी पराजित किया था। और इसी पराक्रम को देखते हुए विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन घोषित कर दिया। किसने? विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन घोषित कर दिया। इनका पराक्रम को देखते हुए, इनके युद्ध विजय को देखते हुए। तो भारत का नेपोलियन किसने घोषित किया? विंसेंट स्मिथ ने। तो यहाँ से आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो था हिंदू धर्म को मानता था। और ये बात नहीं थी कि अगर ये हिंदू धर्म को मानता था तो और धर्म से प्यार नहीं करता था और धर्म को नहीं मानता, ऐसी कोई बातें नहीं थी। ये हिंदू धर्मावलंबी था और ये विष्णु का उपासक था। लेकिन अपने विष्णु के हिंदू धर्म को अपनाते हुए भी और कई सारे धर्मों में भी ये अपना विश्वास रखता था, लेकिन ज्यादातर मानता था हिंदू धर्म को और ये विष्णु का उपासक था। ठीक है दोस्तों, विष्णु का उपासक था। इसने भी महाराजा धीराज, अश्वमेधहर्ता, विक्रमांक इन सब की उपाधि धारण की थी। ये जो है दोस्तों अश्वमेधहर्ता, विक्रमांक और महाराजा धीराज, ये सब इनकी उपाधि थी। समुद्रगुप्त की ये उपाधि थी कौन कौन सी? महाराजा धीराज, अश्वमेधहर्ता, विक्रमांक। और इनको समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी पुकारा जाता था। उस वक्त कविराज के नाम से भी समुद्रगुप्त को पुकारा जाता था। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। कविराज के किसे पुकारा जाता है? कविराज नाम से किसे पुकारा जाता है? तो समुद्रगुप्त को पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये संगीत प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त जो था वह संगीत प्रेमी था। और इसका वर्णन हमें जानते हैं दोस्तों कहाँ से मिलता है? संगीत प्रेमी होने का वर्णन मिलता है इनके सिक्कों से। सिक्के इनके ये प्रमाणित करते हैं कि सिक्कों पर ये वीणा वादन करते हुए पाए गए हैं, जिसके वजह से ये इतिहासकारों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं संगीत प्रेमी हुआ करता होगा।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था और इसने 6 प्रकार के सिक्कों को चलाया। समुद्रगुप्त 6 प्रकार के सिक्कों को अपने प्रचलन में चलाया, अपने साम्राज्य में 6 प्रकार के सिक्के विस्तारित किए। और उन 6 प्रकार के सिक्कों में कौन कौन से आता है? एक अश्वमेध आता है, गरुड़ आता है, व्याघ्रहंता आता है, वीणाशरण आता है, परशु आता है और धनुर्धर आता है। ये 6 प्रकार के सिक्के इन्होंने चलवाए। और जिसमें अभी जो तत्कालिक सिक्कों का उदाहरण आता है, तत्कालिक सिक्कों का जो उदाहरण के रूप में दोस्तों नाम आता है वो अश्वमेध और व्याघ्रहंता का आता है। और सबसे जो प्रचलित जो सिक्का आता है जो समुद्रगुप्त का हुआ, वो सबसे प्रचलित जो सिक्का हुआ वो गरुड़ सिक्का हुआ। गरुड़ प्रकार के सिक्के हुए जिस पर गरुड़ के इनका सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, वो गरुड़ सिक्का का ही हुआ। तो ये 6 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के थे। और इसके अलावा भी समुद्रगुप्त के कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि दोस्तों हम देख लें प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के ये अभिलेख हैं। नालंदा शासन लेख ये समुद्रगुप्त के ही अभिलेख हैं। ईरन प्रशस्ति ये भी समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं। और गया ताम्र शासन लेख, गया ताम्र शासन लेख भी ये समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के अभिलेखों में भी ये इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा शासन लेख, ईरन प्रशस्ति, गया ताम्र शासन लेख। ये 3-4 ऐसे ये जो अभिलेख हैं जो समुद्रगुप्त के द्वारा रचना की गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 शासकों के बाद से हम बात करेंगे जिसका दोस्तों, और आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने यहाँ पे जितने भी शासनकाल लिखे हैं इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। 240 से 280 ईस्वी तक आपको यहीं पे मैं कलेक्ट कर दूंगा, जिस तरह से हम पढ़ते जाएंगे आगे। अभी तो 4 शासकों के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, तो 4 शासकों के शासनकाल को मैंने डिनोट कर दिया है, आप देख सकते हैं, आपको याद रहे। दोस्तों पूरा लिख देते तो थोड़ा सा आपको ये लगता, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता, आप टेंशन में पड़ जाते हैं कि याद होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने 4 को ही लिखा है, क्योंकि 4 के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना है आज। तो जो इम्पोर्टेंट जानकारियां थी दोस्तों मैंने बता दिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इन सभी के बारे में। अब जो देखेंगे अगले वीडियो में कितने शासकों के बारे में हम वर्णन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों आपको ये के काम करना है, जिस तरह से मैंने वर्णन किया, ठीक है, आपको उसी तरह से इन सारे शब्दों को लिख लेना है, या फिर वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं हुआ तो आप कॉपी पर लिखकर आप उसको अपने आप से वर्णन करने का प्रयास कीजिए। जहां आपको दिक्कतें आती है फिर से वीडियो को प्ले कीजिए और उसके बारे में, उस शब्द के बारे में आप जानिए। फिर आपको देखिए 1 से 2 बार मात्र वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं और मुझे याद रहता है और काफी दिनों तक याद रहता है। इसलिए मैं आपको अपना एक छोटा सा प्रयास शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों आप भी ऐसा करके देखिए, हो सकता है कि आपको याद करने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ाव रखना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरह मुझसे जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।